देखिए, हम आज पॉलिटिकल थॉट, जब एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ये विनय कुमार सरकार जो थे, बंगाल के एक बहुत बड़े थिंकर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत ज्ञानी इंसान थे। उन्होंने एक पेपर लिखा 1921 में, मोटा मोटी जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चला रहे थे। अब आप सोचिए कि उस जमाने में जो लिखा हुआ पेपर है उसकी इतनी अहमियत है कि आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में उस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं, विनय कुमार सरकार का। तो विनय कुमार सरकार ने एक पेपर लिखा 1921 में जिसका नाम है हिंदू थियरी ऑफ स्टेट। तो हम विनय कुमार सरकार से पूछेंगे कि सर प्लीज बताइए हिंदू थियरी ऑफ स्टेट क्या है। यानी कुछ हमारे साथी पूछ रहे थे इसको हिंदी में बताइए, तो मैं बता रहा हूं विनय कुमार सरकार का ये जो पेपर है वो हिंदू अवधारणा क्या है राज्य के बारे में। विनय कुमार सरकार के मुताबिक राज्य के बारे में हिंदू अवधारणा क्या है या हिंदू सिद्धांत क्या है। तो ये पेपर 1921 में लिखा गया है और इस पेपर में सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं विनय कुमार सरकार, कह रहे हैं कि देखो, अगर हमको राज्य के बारे में समझना है और हिंदू नजरिए से राज्य को समझना है तो हमको मछली को अपने दिमाग में रखना होगा। मछली है ना, तो मछली आप सब लोग देखते हैं, मछली आप सब लोग जानते हैं। तो मछली के बारे में क्या कहा जाता है? हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और हर छोटी मछली अपने से भी छोटी मछली को खा जाती है, और उससे भी छोटी मछली अपने से और भी छोटी मछली को खा जाती है। तो यहां पे है, उन्होंने विनय कुमार सरकार ने डॉक्ट्रीन ऑफ मत्स्य न्याय यानी द लॉजिक ऑफ फिश के सहारे बताने की कोशिश की है कि अगर आपको हिंदू सिद्धांत समझना है राज्य के बारे में तो आपको मछली की जो का इमेज है उसको सामने रखना पड़ेगा। और इसको हम कहते हैं हिंदी या संस्कृत में मत्स्य न्याय, है ना। यानी जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा, वही सरवाइव करेगा, और जो कमजोर है उसका जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो विनय कुमार सरकार कह रहे हैं कि हमें राज्य को समझने से पहले राज्य से पहले की क्या स्थिति है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो विनय कुमार सरकार दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक है राज्य और दूसरा है जो राज्य नहीं है, माने राज्य से पहले की स्थिति। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर राज्य से पहले की स्थिति में आप जाओगे तो वहां पे वार होता था, जंगल का कानून था, है ना, हमेशा युद्ध हो रहा है। युद्ध का मतलब ऐसा नहीं क्योंकि डिक्लेयर्ड वार हो रहा है, मतलब जिसकी जिसकी ताकत है उसी की बात चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार के खा जाएगा। तो उनके कहने का मतलब है कि स्टेट जो राज्य के आने से पहले जब राज्य नहीं था तो वहां युद्ध का माहौल था, है ना, और वहां पे कोई अधिकार किसी को नहीं थे, है ना, अधिकार नहीं। और वहां पे क्या था? एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। अराजकता का मतलब होता है कि आप लोग जो हैं वहां पे कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई जज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इस क्लास में सब लोग बोलना शुरू कर दें और इस क्लास में कोई किसी की बात ना माने, है ना, तो यहां हम कहते हैं कि यहां पे अगर कोई प्रिंसिपल साहब यहां से गुजरेंगे तो कहेंगे अभय सर आप किस तरह का क्लास ले रहे हैं कि यहां पे एनार्की जैसा माहौल है। अगर सारे बच्चे एक लाइन में बैठे हुए हैं, टीचर बोल रहा है तो सुन रहे हैं, फिर बच्चे बोल रहे हैं तो टीचर सुन रहे हैं, तो कहा जाता है एनार्की नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्डर है, एक रूल है। लेकिन कह रहे हैं विनय कुमार सरकार पहले वाली जो स्थिति थी उसमें एनार्की था, अराजकता था, और वहां पर कोई न्याय नहीं था, ना कोई वहां कानून था, ना कोई वहां पे कोई संपत्ति थी। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और अगर आपने मोबाइल फोन को मैंने ऐसे ले लिया और कहा ये मेरा मोबाइल फोन है, ये हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। लेकिन विनय कुमार सरकार के मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता था, विनय कुमार सरकार ऐसा ही समझा रहे हैं कि जब राज्य नहीं था तो उस समाज के अंदर में
लड़ाई थी, उस समान के में कोई अधिकार नहीं था, झगड़े होते थे, उसके अंदर में आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि जो मान लीजिए जो चूहा है वो क्या करेगा, छोटे जानवर को खा जाएगा, गेहूं को खा जाएगा, अनाज को खा जाएगा, चूहे को सांप खा जाएगा, सांप को उससे भी बड़ा सांप खा जाएगा, उससे भी बड़े सांप को मान लीजिए शेर खा जाएगा, उससे भी बड़े चीज को कोई और खा जाएगा। तो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसकी जितनी ताकत होगी वही इसको कहा जाता है मत्स्य न्याय, यानी अंधकार का दौर है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो वो विनय कुमार सरकार कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू फिलॉसफी को पढ़ोगे तो वहां पे इन सारी परिस्थितियों से घबरा के राज्य का निर्माण किया गया। राज्य का निर्माण किया गया। राज्य का क्या काम है? तो राज्य का काम होता है समाज के अंदर में धर्म को लाना, समाज के अंदर में न्याय को लाना, समाज के अंदर में जो गलत काम कर रहे हैं उसको पनिश करना, समाज के अंदर में जो लोग बेकाबू में हैं उनको काबू करना। तो राजा का यही धर्म है, राजा का धर्म है, राजा का काम है धर्म को चलाना। और इसलिए आप हिंदू फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा जाता है कि राजा जो है ऐसा रूल करेगा कि समाज के अंदर में न्याय करेगा, समाज के अंदर में धर्म को बना के रखेगा, समाज के अंदर में बेकाबू हुए लोगों को काबू करेगा, समाज के अंदर में बाघ और बकरी एक ही नदी में एक ही तालाब पर पानी पिएंगे। बाघ और बकरी क्यों तालाब में पानी पी रहे हैं? क्योंकि राजा वहां पे खड़ा है, उसकी फौज वहां पे खड़ा है। अगर बाघ ने बकरी को खाने की कोशिश की तो शेर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो राज्य का जरूरत क्यों है? राज्य क्यों चाहिए आपको बताइए? राज्य इसलिए चाहिए कि समाज के अंदर में ऑर्डर चाहिए, राज्य इसलिए चाहिए कि समाज के अंदर में जस्टिस चाहिए, राज्य इसलिए चाहिए कि समाज के अंदर में आपको बराबरी चाहिए, समाज के अंदर में अधिकार चाहिए, समाज के अंदर में शांति चाहिए। अगर राज्य हट जाए, अगर राजा हट जाए तो फिर से क्या होगा? पुराने दौर में हम लौट जाएंगे जहां पे फिर वही लड़ाई झगड़ा वार ये सब हो जाएगा। फिर सवाल यह है कि राजा जो है वो कैसे समाज के अंदर में अराजकता को खत्म करता है, राजा कैसे समाज के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को पैदा करता है, राजा समाज के अंदर में कैसे बराबरी को पैदा करता है, अधिकार को कैसे देता है, प्रॉपर्टी के अधिकार को कैसे इंश्योर करता है। तो वो दंडा का इस्तेमाल करता है। दंडा का मतलब डंडा है ना, मतलब पनिशमेंट। ये जैसे ये हुआ ना कि अरे तुमको डंडे पड़ेंगे, है ना, तो इसका मतलब ताकत का इस्तेमाल करता है। अरे शेर हो, बकरी को खाओगे जेल जाओगे, तुम चोरी करोगे जेल जाओगे, तुम धर्म को नहीं मारोगे अंदर जाओगे। तो दंडा, ताकत या जेल है ना। हालांकि जेल मॉडर्न टाइम में आया है ना, लेकिन मान लीजिए जेल को ऐसे ही समझ लीजिए कि एक कारागार है, कारागार में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी को मार डाला जाएगा, किसी को कारावास दे दिया जाएगा। तो ये जो राजा के पास जो ताकत है सजा देने की, राजा के पास से किसी को हैंग करने की, राजा के पास युद्ध करने की ताकत है, इस वजह से राजा जो होता है वो समाज के अंदर में न्याय पैदा करता है। तो विनय कुमार सरकार कह रहे हैं अगर दंड नहीं होगा, अगर पनिशमेंट नहीं होगा तो कोई राज्य नहीं चल सकता है। अगर राज्य नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, अगर धर्म नहीं होगा तो कोई प्रॉपर्टी, कोई अधिकार नहीं होगा, किसी का सामान कोई लेकर भाग जाएगा, है ना। तो इसलिए विनय कुमार सरकार के मुताबिक अगर जब विनय कुमार सरकार हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ रहे हैं तो उनका कहना यह है कि अगर हम हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े लेखक थे, विद्वान थे, फिलोसोफर थे, उन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि देखो राज्य की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर राज्य नहीं हो जाएगा होगा तो अराजकता हो जाएगी, अगर राज्य नहीं होगा तो जस्टिस नहीं होगा, अगर राज्य नहीं होगा तो क्या होगा, ताकतवर लोग कमजोरों का गला दबा देंगे। और राज्य और राजा जो है दंड के जरिए, ताकत के जरिए, पनिशमेंट के जरिए, जेल के जरिए वो क्या करता है, समाज के अंदर में न्याय पैदा करता है ना, समाज के अंदर में बराबरी पैदा करता है। इसलिए अगर राज्य नहीं होगा, अगर राजा नहीं होगा तो फिर हम पुराने स्थिति में चले जाएंगे जहां पे मछली का कानून फिर से आ जाएगा, मत्स्य रूल आ जाएगा, लॉजिक ऑफ द फिश, जहां पे बड़े जो होंगे छोटे को खा जाएंगे, छोटे और छोटे को खा जाएंगे और समाज के अंदर में कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब सवाल है कि विनय कुमार सरकार के लेख को हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हमने पढ़ लिया और जो इन्होंने कहा हमने सब कुछ आंख बंद करके हमने अगर मान लिया तो ये भी तो हम एक स्टूडेंट नहीं है, हम तो कोई रोबोट तो नहीं है, टेप रिकॉर्डर तो नहीं है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा वो कुछ हमने उसको कहा कि हाँ बिल्कुल ही सही है। अब हम इसको क्रिटिसिज्म भी करेंगे, आलोचनात्मक तरीके से देखेंगे, यानी हम उसको क्रिटिकली देखेंगे। हमने विनय कुमार सरकार का पेपर पढ़ लिया, अब हम जांच करते हैं। ओके विनय सर, आपने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन हमको कुछ आपसे डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है? पहला नंबर डिफरेंसेस ये है कि जो कुछ भी विनय कुमार सरकार कह रहे हैं अपनी किताब के अंदर में,
उसमें जब हम पढ़ते हैं तो मुझे थॉमस हॉब्स की याद आ रही है। थॉमस हॉब्स जो थे वो इंग्लैंड के 17th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, है ना। उन्होंने एक किताब लिखी लेवियाथन। तो मुझे लग रहा है अरे यार वो तो विनय कुमार सरकार तो वही बात कर रहे हैं जो लेवियाथन में हॉब्स ने बात की है कि इंसान जो है वो राज्य जब नहीं था तो आपस में लड़ता था, लड़ाई करता था, उसमें झगड़े होते थे, अराजकता था, लेकिन राजा आया और राजा ने क्या किया कि उन लोगों के समाज के अंदर में एक ऑर्डर पैदा कर दिया। तो सवाल यह है कि जब विनय कुमार सरकार अपने आप को कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम राष्ट्रवादी, हम लेखक हैं, राष्ट्रवादी चिंतक हैं, हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहां थॉमस हॉब्स की बात, वो किताब जो लेवियाथन लिखी गई है आज से 300 साल या 400 साल पहले, उसकी बातों को लग रहा है कि वो रिपीट कर रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म के नाम पर भी जो बातें कही जा रही है तो दे वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश थिंकर्स, उनसे इंस्पायर कहिए उसे, थिंकर। एक ऐसा हिंदू थियरी ऑफ स्टेट है भाई, जैसे लग रहा है कि आपने लेवियाथन पढ़ा है और लेवियाथन की सारी बातें भी यहां पे आ गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप थॉमस हॉब्स की बातों को जस्टिफाई करने के लिए आप हिंदू थियरी और हिंदू टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये भी तो बात है ना, उनकी बात को आप जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक पहला क्रिटिसिज्म इसका ये हो गया कि हिंदू थियरी के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, इसमें हॉब्स ने जो कुछ कहा लग रहा है कि बिल्कुल उसी का पेश किया जा रहा है। दूसरा चीज है, समाज के अंदर में अगर आप सिर्फ देखेंगे कि राजा ही सब कुछ मेंटेन करता है, राजा ही समाज के अंदर में न्याय करता है, तो ये बात बताइए कि समाज के अंदर में टैक्स कौन लेता है? तो कोड़े बरसाने वाला कौन है? टैक्स लेने वाला कौन है? तो राजा अगर धर्म को मेंटेन कर रहा है, राजा अगर आप मान लीजिए कि ऑर्डर दे रहा है, राजा जो है अधिकार दे रहा है संपत्ति का, तो संपत्ति का अधिकार 90% लोगों को क्यों नहीं है? 70% आबादी दलितों की है, उनके पास जमीन का टुकड़ा क्यों नहीं है? तो राज्य क्या देता है कि राज्य लेता भी है? ये बात विनय कुमार सरकार नहीं बता रहे हैं। तो राज्य कितना दे रहा है और कितना ले रहा है, इसके बारे में विनय कुमार सरकार बहुत नहीं बता रहे हैं। सिर्फ दे रहा है यही कह रहे हैं, ले रहा है इसके बारे में नहीं कहेंगे। और तीसरी बात है, व्हाट इज हिंदू थियरी? हिंदू थियरी क्या है? हम सब लोगों को पता है कि अगर आप जाके, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि अगर आप जाके एंशिएंट जमाने में अगर मान लीजिए तथाकथित हिंदू धर्म की किताबों को अगर आप देखेंगे तो वहां पे हिंदू नाम की थियरी, हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वो बहुत बाद में किया गया है और कहा जाता है कि हिंदू वर्ड जो है इसका ओरिजिन पर्शियन और अरबिक है ना, इसका ओरिजिन पर्शियन और अरबिक है। तो जो किताबें आज से 2000 या 3000 साल पहले लिखी गई है उसको हिंदू थियरी कहना वो कहां तक जस्टिफाइड है? समाज के अंदर में गैर बराबरी है, समाज के अंदर में जात पात का ये है, गैर बराबरी है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, प्रॉपर्टीज के आधार पर भेदभाव है, ये सारी चीजें जो है विनय कुमार की लेखनी में बिल्कुल नहीं दिखता है। सिर्फ इनको लगता है कि एक राज्य चाहिए, वो राज्य जो है वो बिल्कुल क्या करेगा, एकदम एक ताकतवर राज्य है, वो सबके बीच में न्याय पैदा करेगा और अगर राज्य नहीं रहा तो समाज जो है एनार्की में चला जाएगा। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेनी प्रसाद की लेखनी को पढ़ेंगे। बेनी प्रसाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या थे? एचओडी थे, डिपार्टमेंट के हेड थे पॉलिटिकल साइंस के, पहले एचओडी थे। 45 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बहुत बड़े विद्वान थे, एंशिएंट इंडिया पे बहुत काम किया है। तो उन्होंने एंशिएंट इंडिया थॉट के बारे में बात किया है और हम देखते हैं कि बेनी प्रसाद की हम जब लेखनी को देखते हैं तो उनके अंदर में बहुत कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत जटिल बातें कर रहे हैं। विनय कुमार सरकार का जो अप्रोच है वो बहुत ही ऊपर से ऊपर अप्रोच है, टॉप अप्रोच है और बहुत सारी बातें नॉर्थ साउथ, तमिल लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, बहुत गहरी गहरी बातें कह रहे हैं बेनी प्रसाद। तो हम अगले क्लास के अंदर में बेनी प्रसाद को जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस तरह की थिंकिंग विनय कुमार सरकार की है वो टॉप डाउन अप्रोच है। उनको लगता है कि राज्य नहीं है तो अराजकता हो जाएगी, लेकिन कई बार राज्य तो युद्ध करता है। युद्ध कौन करता है बोलिए? टैक्स कौन ले रहा है? तो हमने मोटा मोटी अगर आपको एग्जाम में आया कि विनय कुमार सरकार का हिंदू थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है और अगर मान लीजिए आप सब कुछ भूल गए तो क्या लिखेंगे 2 लाइन में? मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि विनय कुमार सरकार ने हिंदू अवधारणा राज्य के बारे में क्या है उससे संबंधित एक पेपर लिखा था 1921 में
उन्होंने कहा कि राज्य की जरूरत है, अगर राज्य नहीं होगा तो समाज में अराजकता हो जाएगी, राज्य नहीं होगा तो अधिकार नहीं मिलेंगे, जस्टिस नहीं मिलेंगे, धर्म नहीं स्थापित हो पाएगा। और राज्य से पहले की जो स्थिति थी वो बड़ी भयानक थी। उस समय में युद्ध होता था, उस समय में किसी को कोई अधिकार नहीं था, जो ताकतवर था वो कमजोरों को दबा देता था। मछली का जो न्याय होता है, मत्स्य न्याय, हर बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। लेकिन जब राज्य आया तो राज्य ने ऑर्डर पैदा किया, राज्य ने समाज में एक सभ्य समाज बनाया और राज्य ने सभ्यता को बढ़ाने के लिए दंड का इस्तेमाल किया, यानी पनिशमेंट दिया। जो राज्य की बात नहीं मानेगा, जो राज्य का कानून नहीं मानेगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। इसलिए अगर राज्य नहीं होगा तो ऑर्डर नहीं होगा, तो फिर समाज सभ्य नहीं होगा, फिर समाज में शांति नहीं होगी। इसलिए हमको राज्य को चलाने के लिए दंड चाहिए, स्टेट को चलाने के लिए धर्म चाहिए। और अगर राज्य नहीं रहेगा तो कोई अधिकार भी नहीं मिलेगा, लोग बेहाल हो जाएंगे। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि विनय कुमार सरकार की जो सोच थी बहुत हद तक हॉब्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस थी और वो इंग्लिश थिंकर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और जिस तरह से वो बातों को कह रहे हैं उसमें सोसाइटी के जो कॉम्प्लेक्स रियलिटी है उसको बहुत ज्यादा दरकिनार कर दे रहे हैं, उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। और इस बात की भी कोई चर्चा विनय कुमार सरकार की लेखनी में नहीं है कि राज्य तो सिर्फ देता है, लेकिन राज्य कैसे दमन करता है, राज्य कैसे टैक्स लेता है, ये सारी बातें जो हैं ये विनय कुमार सरकार की लेखनी में नहीं है। इसलिए जो बेनी प्रसाद की लेखनी है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा, मेरे कहने का मतलब, वो चीजों को समझाने में हमें मदद करती है।